प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, आज इसको पढ़ना है। तो देखिए, इसमें जो अभी यहाँ पर महत्वपूर्ण तकनीकी शब्द है वो है ग्राम सड़क। क्या है? तो ग्राम सड़क, ग्राम सड़क। ग्राम सड़क का वही भूमिका होगा ग्रामीण परिवेश में जैसे हमारे शरीर में शिरा और धमनी का होता है। रक्त को हमारे शरीर में प्रवाहित होने के लिए किसी मार्ग की आवश्यकता होती है, एक विशेष मार्ग का। वह काम या तो शिरा करता है या तो धमनी करती है, या तो वेन्स करते हैं या आर्टरीज करते हैं। अगर उस मार्ग में रक्त का प्रवाह उचित तरीके से हो रहा है, यानी हमारा शरीर भी स्वस्थ होएगा। इसी तरीके से अगर ग्रामीण परिवेश में सड़क होएगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी मजबूत होएगी। तो ग्राम सड़क को ग्रामीण अर्थव्यवस्था का रीढ़ कहा जाता है, ग्रामीण विकास का रीढ़ कहा जाता है। बिना सड़क के ग्रामीण परिवेश का विकास हो ही नहीं सकता है। तो सड़क एक आवश्यक मानक है, एक ज़रूरत है। अगर हम लोग भारतीय ग्रामों का सामाजिक और आर्थिक विकास चाहते हैं, और ग्रामीण विकास में यही परिकल्पना हम लोगों ने पढ़ा था कि ग्रामों का सर्वांगीण विकास करना है। सर्वांगीण विकास का अर्थ क्या है? सामाजिक और आर्थिक विकास। तो हम लोगों को सड़क बनाना ही होगा। तो यह जो सड़क होते हैं, ये जो सड़क हैं, यह गांवों के सामाजिक एवं आर्थिक विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। कृषि आय में वृद्धि के लिए यह एक ज़रूरत है, और रोजगार सृजन के लिए। अगर ग्रामीण भारत में रोजगार सृजित करना है, अगर कृषि आय को बढ़ाना है, और कुल मिलाकर कहें अगर गांव के सामाजिक या आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है, तो सड़क एक ज़रूरत है, एक आवश्यकता है। ठीक, तो यानी सड़क तो बनाना ही पड़ेगा। और इसकी भूमिका को पहचानते हुए वर्ष 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने पूरे देश भर के ग्रामीण परिवेश में सड़क बनाने की जिम्मेदारी तय की। पहले तो इसको ऐसे समझिए एक बात और आप, कि मान लीजिए एक कोई गांव है, गांव का मैं चित्र बना रहा हूँ। एक गांव का मान लीजिए क्या है, बसाहट है, जहाँ पर घर वर रहते हैं। ठीक, यह क्षेत्र मान लीजिए कि एक इस क्षेत्र में क्या है, तो खेतों का जाल हो गया। किसका जाल हो गया? खेतों का। इधर मान लीजिए क्या है, बाजार है। इधर मान लीजिए क्या है, बाजार है। इधर मान लेते हैं हम लोग कि इधर कहीं पर बसाहट के पास में ही क्या होएगा, तो स्कूल होएगी। बोलिए, स्कूल भी कैसी होगी? अगर बसाहट के करीब है तो वह स्कूल प्राथमिक वाली होएगी, क्योंकि हायर सेकेंडरी 2-3 गांव को मिलाकर एक होता है। तो जो हायर सेकेंडरी स्कूल होएगी वो थोड़ी सी दूर होएगी। बोलिए, और वहीं पर गांव में क्या होएगा? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र PHC होएगा गांव में। बोलिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राइमरी हेल्थ सेंटर। आजकल इन्हीं को किस में बदला जा रहा है? हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में, प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत।
क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं होती नहीं थी, कोई तो जाता नहीं था, केवल मक्खी और मच्छर ही रहते थे और जो कर्मचारी रहते थे, कोई भी सुविधा यहाँ मिलती नहीं थी। तो अब इनको अपग्रेड किया जा रहा है प्रधानमंत्री आयुष योजना के तहत, आयुष्मान योजना के तहत। ठीक, आयुष्मान योजना के 2 घटक हैं बच्चों, एक तो बीमा मिलता है, 5 लाख तक की इलाज होती है, और साथ में इसमें ये जो स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र हैं इनका भी उन्नयन किया जा रहा है। होगा कि नहीं होएगा, समझ रहे हैं। और ये क्या होएगा, तो यहाँ पर जिला मुख्यालय होएगा, क्या होएगा, जिला मुख्यालय, जिला हेडक्वार्टर, और यहाँ पर क्या रहेगा, बड़ा बाजार रहता है कि नहीं, आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा, समझ रहे हैं। तो अब यानी कि ये जो बसाहट है, खेत से बसाहट जुड़े रहना चाहिए कि नहीं, निश्चित रूप से जुड़े रहना चाहिए, तभी तो ट्रैक्टर वेक्टर सामान खाद और उपज को लेकर आएंगे बसाहट तक। बसाहट स्कूल से जुड़ा रहना चाहिए कि नहीं, ठीक, बसाहट यहाँ से भी जुड़ी रहनी चाहिए, बसाहट यहाँ से भी, बसाहट यहाँ से भी, बसाहट यहाँ से भी, और बसाहट यहाँ से भी जुड़ा रहना चाहिए। दोनों बातें एक ही हैं। लेकिन इतनी सारी रोडें बना सकते हैं क्या बच्चों, नहीं बना सकते। तो फिर हमारे पास उपाय क्या है कि कुछ ऐसा प्लान बनाएं, कुछ ऐसा प्लान बनाएं, जैसे कि मान लीजिए ये खेत से क्या हो गया बसाहट, तो कुछ ऐसे आते हुए ऐसे, और कुछ ऐसे, इस तरीके से होते हैं। गांव में देखोगे कच्ची रोड तो कुछ इस तरीके से ही रहती, बाकी बीच बीच में कच्ची रोड गई रहती, लोग अपना अपना बना लेते हैं, लेकिन पक्की रोड तो कुछ इस तरीके से ही रहती है। तो समझ रहे हैं। तो इसी चीज को लाने के लिए, ताकि बसाहट का जुड़ाव खेत से भी हो, बसाहट का जुड़ाव अस्पताल से भी हो, बसाहट का जुड़ाव स्कूल से हो जाए, बाजार तक हो जाए, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को आसानी हो, तभी तो उनका विकास हो पाएगा। भाई रोड नहीं रहेंगे तो अपनी उपज को यहाँ तक ले जा पाएगा क्या? रोड नहीं रहती थी तो देखिए हर किसान उपज को बाजार ले जाने से डरता है, क्योंकि रास्ते में कोई चीज खराब हो सकती है, उसको तकलीफ ही होती है, ले जा ही नहीं सकता है। रोड खराब रहती है तो ट्रांसपोर्ट जहाँ 200 लगेगा, गाड़ी लेने वाला क्या कहेगा, रोड बहुत खराब है भैया जी, हमें तो आप 200 की जगह 400 लेंगे। तो इस तरीके से कई परेशानियां आती हैं, रोड अच्छी नहीं रहती हैं। तो एक तो हमने बस एक परेशानियां गिनी है, समझ रहे हैं। अभी रात को रोड खराब है, किसी का मान लीजिए डिलीवरी होने वाला है या किसी का हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, तो फिर जो बुलेरो बुक, गांव में क्या बुक होता है, बुलेरो ही रहते हैं, तो बुलेरो वाला क्या कहेगा, मैं तो नहीं जाऊंगा। बोलिए, एक तो बोलेगा रात का टाइम है, रोड भी खराब है, 1000 रुपए की जगह कितना आपसे शुल्क लेगा, तो वह 1700-1800 रुपए लेगा। परेशानी हुई कि नहीं हुई? निश्चित रूप से। बच्चे हैं स्कूल जा रहे हैं, कच्ची रोड है, गिट्टी वाली रोड है, बचपन में अनुभव किए होंगे, गांव वाले जो होंगे गिट्टी रोड रहती थी। बच्चे हैं जा रहे हैं, दुर्घटना हो जाए, गाड़ियां आती रहती हैं, समझ रहे हैं। तो कुल मिलाकर अगर इस पूरे बसाहट का विकास करना है तो हमें एक सड़कों का जंजाल चाहिए ही, समझ रहे हैं। तो इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, इतना लिख लिए हैं क्या? तो लिखिए, जरा नेहा जी से बात कर लें। इतना यहां तक ठीक है नेहा जी? गुड मॉर्निंग। हाँ ठीक है नेहा जी। तो बच्चों अभी मिलिंद और जो भी लोग आप लोग यहाँ आ रहे हैं, देखिए कुछ लोग व्यथित हो गए होंगे, बहुत सारी परीक्षाओं में पढ़ने लगे होंगे, शायद इसीलिए नहीं आ रहे, जहाँ तक मैं अनुमान लगा पा रहा हूँ। तो आप लोग किसी एक एग्ज़ाम को चुन लीजिए, उसके लिए पढ़िए, बाकी एग्ज़ाम को दीजिए। ऐसा नहीं कि मत दीजिए, मैं नहीं कह रहा हूँ कि देने से मना कर रहा हूँ, लेकिन किसी एक चीज़ को पकड़िए, तभी वो होएगा। सब में जाओगे तो फिर सबको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो संभव नहीं है, प्रकृति का नियम नहीं है। तो जैसे अगर रेडियो पर हो तो रेडियो को अभी से ही लगो, पैनिक बटन अभी से दबा दीजिए, समझ रहे हैं, तो निश्चित रूप से हो जाएगा।
क्योंकि अभी कुछ लोग व्यथित होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो थोड़े से लंबे समय से पढ़ रहे हैं, उनका सब कुछ कवर हो जाता है थोड़ा बहुत। तो जैसे छत्तीसगढ़ है, लैंग्वेज है, उसको पढ़ते रहो क्योंकि वो तो लगभग हर में है, समझ रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ लैंग्वेज डेली पढ़ो, भले पढ़ लिए हो फिर भी पढ़ो, ताकि कोई लूप होल ना रहे आपकी तैयारी में, समझ रहे हैं। क्योंकि लैंग्वेज और छत्तीसगढ़ हर किसी में है, चाहे हॉस्टल वार्डन हो, चाहे श्रम निरीक्षक हो, इसमें भी तो है, एडीओ में भी है, समझ रहे हैं। तो लैंग्वेज को पढ़ते रहिए। नहीं तो मुहावरों को देखिए, मुहावरा और समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द, कहावतें या पहेलियाँ या फिर और जनौला, छत्तीसगढ़ी शब्दों के अर्थ पूछता है कि नरवा को क्या कहते हैं, मुड़सेरी को क्या कहते हैं। तो इनको एक दिन पढ़ पाओगे क्या, संभव है क्या? तो पाँच 2-3 शब्द पढ़ लिए, पर्यायवाची छत्तीसगढ़ों के 3 मुहावरे याद कर लिए डेली, समझ रहे। कितना समय लगा? 20 मिनट का लगेगा 3 पढ़ने में। वो महीने भर में कितने आपको याद हो जाएंगे मुहावरे? 90 मुहावरे याद हो जाएंगे आपको एक महीने में। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। देखिए, प्रकृति का नियम होता है, प्रकृति में कोई भी चीज़ एकाएक नहीं होती। प्रकृति का नियम ही है कि छोटे छोटे कदमों से वह दूरी बड़ी लगने लगती है, समझ रहे हैं। तो छोटे छोटे टारगेट रखिए, उसको कंप्लीट करिए, अंत में वही बड़ा लगने लगेगा, आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा। चले आगे। तो इसी आवश्यकता को महसूस करते हुए 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रथम की शुरुआत की गई। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई है? वर्ष क्या है? तिथि क्या है? 25 दिसंबर। ठीक, आगे अब इसका उद्देश्य देख लेते हैं। ठीक, एक लाइन का उद्देश्य बता रहे हैं, इस उद्देश्य को हमेशा याद रखेंगे। ठीक, तो संपर्क विहीन क्षेत्रों को 12 मासी सड़कों, संपर्क विहीन क्षेत्रों को 12 मासी सड़कों के माध्यम से जोड़ना। कैसा रोड बनाना है? 12 मासी ऑल वेदर रोड बनाना है। अब बोलोगे सर इसका मतलब क्या है? अब मानिए कि कहीं पर बीच में नदी नाले गुजरते रहते हैं रोड से, अगर वहाँ पुल का निर्माण न हो तो बरसात में वह रोड क्या हो जाती है? व्यर्थ हो जाती है। गांव क्षेत्रों में ये प्रॉब्लम होती है कहीं कहीं पर। आजकल फिर धीरे धीरे उन पुलों को क्या करते हैं? ऊंचा करते हैं। आप लोग अनुभव भी किए होंगे, बचपन के समय वही पुल क्या थी? नीचे थी, वहीं से लोग जाते थे। लेकिन आज उस पुल को क्या करना पड़ा? ऊंचा करना पड़ा। तो रोड बनाना है, लेकिन रोड कैसे बनाना है? तो 12 मासी, ताकि 12 महीने वो रोड गांव को अन्य क्षेत्रों तक जोड़ सके। ठीक, उनके मन में कोई शंका न रहे। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य क्या हो जाएगा? संपर्क विहीन, यानी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी रोड नहीं बन पाए हैं, वहां हम लोग क्या बनाएंगे? रोड बनाएंगे। लेकिन रोड कैसे होने चाहिए? 12 मासी होने चाहिए। ठीक, अब यहाँ नजर डालते हैं कि संपर्क विहीन क्षेत्र क्या क्या होंगे। यहाँ से प्रश्न आएगा और आ चुका है, समझ रहे हैं। इससे पहले वाला जो पेपर हुआ है 2017 में, यहाँ से प्रश्न आया हुआ है। तो संपर्क विहीन क्षेत्र का यहाँ अर्थ क्या है? अगर वह क्षेत्र कहाँ पर है? तो मैदानी इलाकों में। अगर वह क्षेत्र कहाँ पर है? तो मैदानी इलाकों में हम लोग 500 या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को चुनेंगे। जब भी क्षेत्र को चुनेंगे कि यहाँ रोड बनाना है, तो अगर उस क्षेत्र में पहले देखेंगे कि वो मैदानी है कि पहाड़ी क्षेत्र। अगर मैदानी क्षेत्र हुआ और अगर वहाँ रोड नहीं बना है और अगर वहाँ की जनसंख्या 500 से ऊपर है, तब रोड बनाएंगे। चीजें स्पष्ट हुई क्या? तो
अगर मैदानी इलाका है और कम से कम 500 लोग हैं तभी तो बनाओगे। 500 लोग नहीं है तो 1-2 परिवारों के लिए भला क्यों बनाओगे? खाया पिया कुछ नहीं, बर्तन थोड़ा 12 आना वाला हिसाब हो जाएगा भाई। तभी तो लाभ मिलेगा जब उसका ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, उपयोग करें। और वहां कम से कम उतने संख्या में लोग तो होने चाहिए ना। तो कितने मानदंड है? तो 500 या उससे अधिक होना चाहिए। और जनसंख्या का आधार क्या लेना है? तो 2001 की जनगणना। क्या लेना है? तो 2001 की जनगणना को लेना है। ठीक। अगर वह क्षेत्र पहाड़ी हुआ, अगर वह क्षेत्र पहाड़ी हुआ या फिर इनको विशेष श्रेणी क्षेत्र भी कहते हैं। क्या कहेंगे? विशेष श्रेणी क्षेत्र। विशेष श्रेणी क्षेत्र में याद रखना है आपको, जो जनसंख्या होनी चाहिए वो 250 या उससे अधिक होनी चाहिए। 250 या उससे अधिक होनी चाहिए। अब प्रश्न है कि विशेष श्रेणी और पहाड़ी क्षेत्र कौन कौन से होंगे? तो इस विशेष श्रेणी और पहाड़ी क्षेत्र में उत्तर पूर्वी राज्य आ जाएंगे। उत्तर पूर्वी राज्य जानते हैं क्या? हाँ, सिक्किम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, समझ रहे हैं? असम। तो इसमें कौन कौन से आएंगे? उत्तर, क्योंकि ये राज्य पहाड़ी क्षेत्र हैं और यहाँ पर विकास अभी, यहाँ पर जो विकास है वो मुख्य धारा में है नहीं। ये क्षेत्र अभी अत्यंत ही अल्प विकसित है। ये जो हमारा नॉर्थ स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, यह प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर प्राकृतिक जटिलता इतनी है कि यहाँ पर विकास अभी नवजात चरण में ही है, अभी शिशु अवस्था में भी नहीं पहुंचा। अभी इसको शिशु के बाद किशोरावस्था में, फिर युवा अवस्था में पहुंचना है। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी कहते हैं घूमने जाइए तो कहाँ जाइए? उत्तर पूर्वी राज्य भी बहुत खूबसूरत है और नया एक्सपीरियंस मिलेगा, नए लोगों को देखेंगे, नया मानव प्रजाति देखेंगे आप वहाँ जाएंगे तो। समझ रहे हैं? हाँ, आमतौर पर यहाँ पर हम लोग जो मोमोज बेचने वालों को देखते हैं तो नेपाली कह देते हैं, लेकिन नहीं कहना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट वाले कहिए आप। नेपाल के वो नहीं हैं, वो हमारे नॉर्थ ईस्ट से। नेपाल से 1-2 लोग हो सकते हैं, दिल्ली विल्ली में ज़्यादा, छत्तीसगढ़ में नेपाल वाले नहीं हैं। दिल्ली बॉम्बे में यहाँ आते हैं कौन? तो असम वाले, मणिपुर वाले, नेपाल से नहीं आते हैं। आ भी सकते हैं लेकिन बहुत ही अल्प मात्रा में होंगे। लेकिन उनको ऐसा, वो आप ही के देश के अंग हैं, क्योंकि गोरखा राइफल हमारे देश की सुरक्षा में इन लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। कहते हैं अगर कोई व्यक्ति कह रहा है कि मुझे मृत्यु से डर नहीं लगता, तो या तो वो झूठ बोल रहा है या तो वो गोरखा राइफल से है। समझ रहे हैं? तो गोरखा राइफल जो है तो देश की सुरक्षा करता है, लेकिन उनको हम लोगों को हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। चाइनीज, नेपाली, ये सब कह के उनको चिढ़ाते रहते हैं। हाँ, ये नॉर्थ इंडिया में बहुत होता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही के देश के अंग हैं और एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात होती है। तो ऐसे में और कौन से आ जाएंगे? तो डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम याद करिए, पढ़े थे। हाँ, जो अभी ये पढ़े थे, हाँ, वो तो मनरेगा के तहत हो गए। हाँ, सूखा प्रवण वाला क्षेत्र, हाँ, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम। और इसमें कौन से आ जाएंगे? तो पिछड़े क्षेत्र। कौन से आ जाएंगे? पिछड़े क्षेत्र। तो इन क्षेत्रों में अगर कोई क्षेत्र है तो वहां जनसंख्या 500 न देखकर क्या देखेंगे? 250 देखेंगे। ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे जो तीसरा क्षेत्र है, और यह क्षेत्र मूल रूप से नहीं था, इसको शामिल किया गया है 2013 में। कब शामिल किया गया है? 2013 में। 2013 में इसमें विशेष रूप से लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, यानी कि क्या हो गया? तो वामपंथी क्षेत्रों में, वामपंथी, लेफ्ट विंग का मतलब क्या है? वामपंथी। फ्रांस में वहाँ का जो विधायिका है, वहाँ पर 2 तरीके के लोग होते थे। कुछ लोग लेफ्ट में बैठते थे, उन लोग साम्यवादी विचारधारा के थे, और राइट वाले जो रहते थे वो अपने नस्ल को, अपनी संस्कृति को श्रेष्ठ समझते थे, और इधर वाले थोड़े से हाँ कम्युनिस्ट थे। तो राइट वालों को क्या कहा गया? राइट विंग। लेफ्ट वालों को क्या कहा गया? लेफ्ट विंग।
तब से यह पूरी जो शब्द है पूरे विश्व भर में प्रचलित है। आज जो हमारे केंद्र में जो सरकार है वो कौन सी विचारधारा की है? राइट विंग, दक्षिणी पंथ विचारधारा की है। इसीलिए वो हमारी संस्कृति की बात ज्यादा करती है, भारतीयों को श्रेष्ठ बताने का प्रयास करती है, समझ रहे हैं। लेकिन अगर एक ज्यादा सीमा तक चला जाता है तो बहुत खतरनाक रहता है। साम्यवाद कोई बुरी चीज नहीं है, साम्यवाद दल भी है, केरल में सरकार भी चला रही है, लेकिन इन लोग कहां तक पहुंच गए? हिंसा तक। उन लोग अपनी बात मनवाने के लिए शांति से चुनाव भी लड़ते हैं और अपनी विचारधारा को बढ़ावा भी दे रहे हैं। हमारे लोकतंत्र में आजादी है, लेकिन एक इस हद तक चले आए, हिंसा तक, और हिंसा की इजाजत लोकतंत्र में रहती ही नहीं है, समझ रहे हैं। तो वैसे ही जब दक्षिणी पंथ भी एक सीमा से ऊपर चला जाता है, जब हम अपने आप को ही श्रेष्ठ और दूसरों को निकृष्ट समझने लगते हैं, तो फिर हिटलर जैसे लोग पैदा होते हैं। हिटलर ने जर्मन लोग को बोल दिया है दुनिया में सबसे सर्वश्रेष्ठ हैं, और यहूदियों को मारने लगा। दुनिया का सबसे बड़ा जनसंहार हुआ। तो जो एक्सट्रीमिज्म है वो किसी भी तरीके से सही नहीं रहती है। तो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सलवाद, ये क्या है? तो नक्सलवाद, इसी को क्या कहते हैं? उग्रवाद, वामपंथी उग्रवाद, लेफ्ट विंग वामपंथी एक्सट्रीमिज्म का मतलब क्या है? उग्रवाद है, समझ रहे हैं। और सरल भाषा में इन्हीं लोग को क्या कहते हैं? नक्सल। बोलिए, नक्सल क्यों कहते हैं? जानते हो क्या? बताइए। और इनको दूसरे और क्या कहते हैं? इन सब के इन सब के क्या होंगे? मायने होंगे, तभी तो अलग अलग नाम है। हाँ, क्योंकि आपके भी जीवन में बच्चे लोग अलग अलग नाम रखते थे। एक तो घर वाले रखते थे, फिर और कौन रखते थे? दोस्त लोग। तो दोस्त लोग बिना आधार के तो नहीं रखते थे, आपके विशेषताओं के आधार पर ही रखते थे। अगर खेल खेल में अगर आप आउट हो गए, आउट नहीं दे रहे हैं, तो बोलेंगे वो रोन्हा है, समझ रहे हैं। तो ऐसे विशेषताओं के आधार पर ही रखते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये सारे नाम कैसे होंगे? विशेषताओं के आधार पर। यह नाम नक्सली, क्योंकि इससे संबंधित जो पहली घटना थी भारत की, वह पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी गांव में हुई थी। तो वहीं से शब्द क्या आया? नक्सली आया। चारू मजुमदार ने ये हिंसा छेड़ी थी। वेस्ट बंगाल में एक नक्सलबाड़ी नाम का गांव था, 1967 की बात है। आप लोगों का जन्म भी नहीं हुआ रहा होगा, समझ रहे हैं, मेरा भी नहीं हुआ था। ठीक, तो नक्सलीवाद समझे। और ये कौन है? माओवाद, माओइज्म कहते हैं इसको। माओवाद चीन के राष्ट्रपति जो कहते थे शासन और सत्ता बंदूक की नली से निकलती है, वो भी किसी अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए बंदूक से युद्ध लड़ना या बंदूक का इस्तेमाल करना गलत नहीं मानते थे। तो इन लोग इसी के सिद्धांत पर चलते हैं। जो नक्सलवादी लोग हैं माओवादी के सिद्धांत पर। माओ भी चीन के थे। इन्होंने अपने प्रतिद्वंदियों को गोली मार मार के दबाया है चीन में, जब इनकी 1949 में वो हुई, समझ रहे हैं। तो ये अलग अलग नाम है। तो भारत में कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जो नक्सल प्रभावित हैं। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ के आसपास सारे राज्य घूम जाओ। महाराष्ट्र, फिर क्या आएगा? मध्य प्रदेश, फिर यूपी, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना। इन्हीं सब क्षेत्रों में इन सब क्षेत्रों के लिए यह जो मानक है, इसको 100 से क्या किया गया? तो 249। यानी अब टोटल कितने मानदंड हो गए? 3 मानदंड हो गए। अगर मैदानी क्षेत्र है तो कितनी जनसंख्या देखनी? 500 से अधिक या 500। और अगर वह डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम में शामिल है, पिछड़ा क्षेत्र है, या फिर उत्तर पूर्वी राज्य है। उत्तर पूर्वी राज्य के अलावा हिमाचल प्रदेश ये भी एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड भी क्या है? एक पहाड़ी राज्य। जम्मू एंड कश्मीर पहाड़ी राज्य है। और आज पहले तो लद्दाख इसी में था, लेकिन आज लद्दाख अलग से लिखना पड़ेगा, समझ रहे हैं। तो इन सब क्षेत्रों में वह मानक क्या हो जाएगा? तो हाँ, 250 हो जाएगा। 250 या 250 से अधिक हो जाएगा।
और अगर वह क्षेत्र माओवाद से पीड़ित हुआ तो 249। अगर किसी क्षेत्र में 100 से 249 लोग हैं, अगर 150 लोग हैं तो रोड बना दी जाएगी। अगर 99 लोग हैं तो नहीं बनाई जाएगी, 90 लोग हैं तो नहीं बनाई जाएगी। समझ रहे हैं? चले आगे बोलो। अब इस हाँ थोड़ा इसमें और बता दूं फिर लिखिएगा, ठीक। इसी में अभी इसमें टोटल 44 जिले शामिल हैं इस लेफ्ट विंग वाले में, और ये 44 जिले कितने राज्यों में फैले हैं तो 9 राज्यों में फैले हैं। कितने राज्यों में? 9 राज्यों में। अभी इसी के तहत 9 अप्रैल 2014 को छत्तीसगढ़ के इस 44 जिले में से छत्तीसगढ़ मतलब इतने तारीख को छत्तीसगढ़ वाले जिलों का चुनाव कंप्लीट हो गया था, ठीक। 9 अप्रैल 2014 के तहत छत्तीसगढ़ के कितने जिले शामिल हैं? 7 जिले। और कितने विकासखंड? 29 विकासखंड। समझ रहे हैं? तो ये भी डेटा ध्यान रखेंगे, लिखिए। हाँ बस्तर वाले नाम नहीं दिया है 7 जिलों का, तो मैं खुद से भी नहीं लिख सकता हूँ, कुछ उसके भी होंगे, सरगुजा वाले भी होंगे। हाँ अभी भी है, उधर भी अभी भी है, लेकिन उधर में उनकी जो शक्ति थी वो बहुत ज़्यादा हीन हो गई है, जबकि अभी उन लोगों का बस एक ही सेंटर पॉइंट बच गया है। वो बताएं क्या है? छत्तीसगढ़ के बीजापुर को देख रहे हो अपने मस्तिष्क में, मानचित्र याद हो गया तो बीजापुर और सुकमा वाला जो क्षेत्र है नारायणपुर, वहाँ देखिए, वहाँ पर अभी वो सबसे ज़्यादा कंसंट्रेटेड है। क्यों? वहाँ पर महाराष्ट्र बॉर्डर, छत्तीसगढ़ बॉर्डर, तेलंगाना बॉर्डर और आंध्र प्रदेश बॉर्डर। अब इसमें क्या होता है, छत्तीसगढ़ में क्राइम किए, छत्तीसगढ़ के एक दल को उड़ाए, कहाँ चले जाते हैं? आंध्र प्रदेश। और हमारे राज्य में भी इंटीग्रेटेड अप्रोच है नहीं, राज्यों के बीच में समन्वय ही नहीं है, तो बिना अनुमति के, बिना प्रोसीजर के वो दूसरे राज्य में जाते नहीं, या गए भी तो सहायता नहीं करती है वो राज्य। इसका कौन फायदा उठाते हैं? इन लोग। समझ रहे हैं? तो महाराष्ट्र वाले पे वहाँ पर बात करनी पड़ेगी। समझ रहे हैं? सरकारी वो रहते हैं, तो इसीलिए कहते हैं नक्सलवाद को कोई अकेले राज्य खत्म, जिन जिन में उन सबको इकट्ठे आना पड़ेगा। समझ रहे हैं? और इन लोग के तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, इनके पास आधुनिक बंदूकें हैं, कहते हैं इनका जुड़ाव अब चीन से भी हो चला है, क्योंकि चीन में इसी विचारधारा की सरकार चलती है चीन में। समझ रहे हैं? तो हथियार, फंडिंग सब कहाँ से आता है? तो चीन से आ रहा है। कुछ पाकिस्तान वाले सहायता करते होंगे। समझ रहे हैं? अब पाकिस्तान भारत के लिए क्या रणनीति अपनाता है? ब्लीडिंग थ्रू 1000 कट्स, क्योंकि वो तो ये जान गया है कि आमने सामने की लड़ाई में तो जीत सकते नहीं हैं, तो फिर वो क्या है कि छोटे छोटे कट लगाऊंगा, उसी से ही खून बहा के रहूंगा। समझ रहे हैं? और वहाँ की सेना लोग को देखो तो बहुत सारे मेडल लगाए रहते हैं, सालों 4-5 युद्ध लड़े हो, सारे के सारे हारे हो, ये मेडल लूडो में जीत के लगाए हो, बहुत सारे मेडल रहते हैं, इतना जीते कहाँ है वो? 4-5 युद्ध लड़े हैं भारत से, सब हारे हैं। देखिए आवाम, ये जो कुछ लोग होते हैं ना, देखिए पाकिस्तान की, जैसे आप लोगों को अभी पाकिस्तान के लोगों से कोई मतलब है क्या? आप लोग अपने जीवन में लगे हैं, अपने जीवन की परेशानियों को हल कर रहे हैं, यही जीवन की कथा है। वहाँ के आवाम को भी ऐसा कोई मतलब नहीं है कि हमसे नफरत है। ये कुछ लोग होते हैं, हमारे देश के कुछ नेता और वहाँ के भी कुछ नेता, ये जो जहर घोलकर उसका फायदा उठाते हैं। समझ रहे हैं? बाकी कोई आवाम नहीं चाहती कभी हिंसा हो। जैसे अभी यहाँ ही देख लो, छत्तीसगढ़ में हिंसा होनी शुरू हुई है चुनाव आते ही। क्यों? उसका लाभ लेना चाहते हैं लोग, बरगला के उसको, उसमें जो एक पक्ष को करेगा वो उस पक्ष का हिमायती हो जाएगा कि इनका विकास करेगा, ऐसा एजेंडा बना देंगे। हो गया? लिख लिए? चलें आगे। ये मानकों को ध्यान रखना बच्चों, ठीक। और छत्तीसगढ़ वाला भी 7 जिले और 29 विकासखंड हैं, ठीक।
हो गया। वन वाले आ जाएंगे, पिछड़े राज्यों, पिछड़े क्षेत्र घोषित हो जाएंगे, बैकवर्ड एरिया। अब वो कौन से पांचवी अनुसूची, छठवीं अनुसूची, अनुच्छेद 244 3 संवैधानिक प्रावधान के तहत पिछड़े क्षेत्र अगर घोषित हैं तो उसको उसमें शामिल कर लिया जाएगा। हो गया। आगे इतना हो गया यहां तक की बातें, तो इसको ध्यान में रखना। यहां तक 2013 में ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय लाया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय लाया गया। इसमें क्या किया गया, थ्रू रूट एंड मेजर रोड लिंक। अभी बताते हैं। 2000 से वो काम चल रहा था सड़क बनाने का, 13 साल हो चले थे, लेकिन कोई वांछित अच्छा सकारात्मक परिणाम उत्साहित करने वाला नहीं मिल रहा था। तो जो 12वीं योजना आयोग है, जो आखिरी भी थी, उसने सुझाव पेश किए कि कुछ इसमें परिवर्तन किया जाए। और जब वही परिवर्तन किया गया तो वो क्या हो गया, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वितीय। इसमें जब सड़कों को चुना गया, एक तो जनसंख्या को देखना ही था, दूसरी बात ऐसे सड़कों को चुनना था जो मेजर रोड, रूरल रोड, यहां पर क्या है, रूरल, ऐसे सड़कों को चुनना था जो आर्थिक रूप से संभाव्य हो या जहां से फायदा होना हो। जैसे मान लीजिए कि ये एक बसाहट है, अभी यह क्या है, एक बसाहट है, ठीक, एक खेत है, और मान लीजिए कि यह एक मुख्य सड़क है। अब क्या है, यह एक मुख्य सड़क है। अब हमें ऐसे रोड को चुनना होगा जिससे इस बसाहट का सबसे अधिक ज्यादा विकास हो, यानी इसको इस मुख्य सड़क से यहाँ वाला चुनाव ज्यादा करना है, इधर उधर वाला ज्यादा नहीं करना है। तो इसमें कुल मिलाकर ऐसा किया गया, जब रोड को चुना जाएगा तो ध्यान रखा जाएगा कि उस रोड से कितना आर्थिक लाभ होएगा, क्योंकि पहले वाले में ये सब चीजें नहीं देखी जा रही थी, प्रस्ताव आते थे, फिर उसके अनुसार सारी चीजें होती थी। अब एक नया चीज किया गया कि जो भी डीपीआर बनाते हैं, डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं, उनका ये दायित्व था कि ऐसे रोड को चुने जो उस गांव को सबसे अधिक फायदा दे के जाए। यानी जो ये गांव है बड़े बाजार से जुड़े, समझ रहे हैं, बड़े बाजार से जुड़े और बड़े सेंटर तक आए। जैसे अभी अब ये है, ये पहले बना हुआ है, इसी रोड को किसी और गांव से जोड़ने पे करते तो उतना लाभ नहीं मिलता जितना ये इस मेन रोड से जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसको कहते हैं टी शेप रोड। तो देखो टी शेप बन जाता है, मुख्य रोड से बन गया, फिर इधर एक गांव है वो इससे आकर जुड़ जाएगा, समझ रहे हैं। तो इसमें यही कहा गया, क्या, थ्रू रूट एंड मेजर रूरल रोड लिंक। ऐसा हमें सोचना है कि उससे, उस रोड से क्या हो, सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि या संभावना रहे, समझ रहे हो क्या। वही योजना थी, बस इसमें बस ये कर दिया गया बच्चों, जब रोडों को चुनना था कि किस रोड का उन्नयन या नया रोड बनाया जाए। पहले गिट्टी रोड है तो उसी को पक्का करेंगे, डामर रोड बनाना है इसमें, तभी तो 12 मासी होएगा। कच्ची रोड तो 12 मासी हो ही नहीं सकती है, बरसात में तो पूरा छीछा लेदर हो जाता है। मुरुम वाली रोड को देखे होंगे गांव वाले जो होंगे, तो बोलिए। तो ऐसे रोड, डामर वाले रोड बनेंगे, लेकिन उस रोड को जब चुनना है तो हमें यह ध्यान में रखना है कि ऐसे रोड को चुना जाए जो उस ग्रामीण क्षेत्र का सबसे ज्यादा आर्थिक विकास करने की क्षमता रखता हो। समझ गए इतनी बात को। आगे 2016 का समय आएगा, आगे किसका आएगा, 2016 का। और 2016 में रूरल कनेक्टिविटी
प्रोजेक्ट लेफ्ट विंग अफेक्टेड एरिया। तो ये टोटल क्या हो जाता है, RCPLWEA। LW का मतलब जानते हो लेफ्ट, W का मतलब विंग, E का मतलब एक्सट्रीमिज्म, A का मतलब अफेक्टेड, R का मतलब रूरल, C का मतलब कनेक्टिविटी, P का मतलब प्रोजेक्ट। तो 2016 में लेफ्ट विंग के लिए अलग से शुरू कर दिया गया। किसके तहत? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत एक पृथक रूप से कार्यक्रम बना दिया गया। समझ रहे हैं? तो ध्यान रखेंगे RCPLWEA कब शुरू हुआ? तो 2016 में। और किसके अंतर्गत शुरू हुआ? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत ही शुरू हुआ। समझ रहे हैं? बोलो, इतनी बातें समझ में आ गई? आगे 2019, आगे 2019 में फिर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तीसरा, ग्राम सड़क योजना तीसरा। और तीनों एक साथ चल रहे हैं ना, अलग अलग नहीं कि एक को पुराने को बंद करके दूसरा, ऐसा नहीं। और 2.0 में होता है, 2.0 में, इसमें पूरा काया पलट हो जाएगा। ठीक, इसमें 1 वाला भी चल रहा एट द सेम टाइम, 2 वाला भी चल रहा एट द सेम टाइम, 3 वाला भी चल रहा है। इस 3 वाले में भी वही मेजर रोड लिंक को ध्यान में रखा गया। इसमें यह था कि अब हम लोग को ऐसा रोड बनाना है, अब हम लोगों को ऐसा रोड बनाना है कि वह ग्रामीण कृषि बाजार, ग्रामीण कृषि बाजार, जिसको ध्यान रखेंगे, जिसको कहा गया है ऐसे ग्राम कहा गया है। तो GR फॉर ग्रामीण, A फॉर एग्रीकल्चर, M फॉर मार्केट। तो ग्राम क्या है, ध्यान रखेंगे। तो अब हमें ऐसा रोड बनाना है जो ग्रामीण कृषि बाजार को, अस्पताल को, हॉस्पिटल, और तीसरा हायर सेकेंडरी स्कूल, इन तीनों को जोड़े, इन तीनों को जोड़े। अब ऐसी रोड हमें बनाना है, गांव से एक ऐसा रोड निकले जो कहां तक जाए, ग्रामीण कृषि बाजार तक। वही रोड किसको कनेक्ट कर दे, अस्पताल को। वही रोड किसको कनेक्ट कर दे, हायर सेकेंडरी को। आगे जहां जाना है जाए, मेन रोड तक चले जाए, पढ़े थे। लेकिन गांव से निकले तो ये तीनों, अब जरूरी थोड़ी है रोड घुमा फिरा के फिर से गांव में लाना, नहीं है ना। मेन अब भाई वहां से तो अब इस रोड से जाओगे तो उसी रोड से तो वापस आ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वापस नहीं आना उसी रोड से, ऐसा तो है नहीं। अगर नहीं आना रहता तब लाके वापस जोड़ते, लेकिन उसी रोड में से तो वापस भी आ सकते हैं, दायां लेके, सॉरी बायां लेके। तो ध्यान रखिएगा 3 कंपोनेंट को ये जोड़ना है। कौन कौन से रहेंगे, अस्पताल, स्कूल, स्कूल में भी क्या, हायर सेकेंडरी। आप जानते हैं कि जो प्राइमरी जो है वो गांव के पास ही में रहते हैं, उसका भी मैं भूल गया हूं क्राइटेरिया कितना जनसंख्या है। लेकिन जो मिडिल वाले होते हैं, हायर सेकेंडरी वाले, हर गांव में नहीं रहते, 2-3 गांव का एक रहता है। समझ रहे हैं? तो जिस गांव में है उनको तो इजी होता है, लेकिन बाकी लोगों को प्रॉब्लम होता है, और विशेष रूप से किसको, कन्याओं को। इसीलिए कन्याओं को क्या दिया जाता है, साइकिल। समझ रहे हैं? दूर तक जाना उनके लिए आसान नहीं रहता है। आसान क्या, उनके लिए आसान है, ऐसा कोई अंतर नहीं, वो भी जा सकती हैं, लेकिन सामाजिक परिवेश ऐसा है हमारा कि उनको वहां जाने से वो रोकता है। तो जीवन में बहुत सारी चीज ऐसी होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन होती हैं। आज महिलाएं घर से नहीं निकलती, कोई उनको रोक नहीं रहा है आके प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन एक मेंटेलिटी बनी हुई है। समझ रहे हैं? तो इन सब चीजों को जोड़ना है, अस्पताल तक भी पहुंचना बहुत ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं? तो ये किस में शामिल हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तृतीय में। ये कब शुरू हुआ, तो 2003 में। 2 वाला कब शुरू हुआ, 2013 में। और ये 3 वाला 19 में। 16 में शुरू हुआ है RCPLWEA। ठीक, हाँ, ये R फॉर रूरल,
R फॉर रूरल, C फॉर कनेक्टिविटी, P फॉर प्रोजेक्ट, ये तो पहले ही पढ़ चुके थे। LWE का मतलब L फॉर लेफ्ट, W फॉर विंग, E फॉर एक्सट्रीमिज्म और A फॉर अफेक्टेड एरियाज। ठीक, E फॉर एक्सट्रीमिज्म, E फॉर एक्सट्रीमिज्म, A फॉर अफेक्टेड एरियाज। ठीक, इतनी चीजें स्पष्ट। आगे लिख लेंगे क्रियान्वयन मंत्रालय या नोडल मंत्रालय। नोडल मंत्रालय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इस योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा भारत सरकार में। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक, छत्तीसगढ़ में देखें सेटअप तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण विकास विभाग के तहत इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क अभिकरण, ग्रामीण सड़क अभिकरण द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। यह छत्तीसगढ़ सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम का बच्चों 1860 के तहत इसको पंजीकृत किया गया है। ठीक, तो यानी कि यह इकाई इसको भारत में छत्तीसगढ़ में रोड बनाएगी। ठीक, और यह किसके तहत कार्य करेगी तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास। सेंटर के स्तर पर, ये लिख लीजिएगा क्या, केंद्र स्तर पर, केंद्र स्तर पर। सड़क एवं परिवहन मंत्रालय का काम है नेशनल हाईवे हो जाएगा। एक रहता है, ध्यान रखेंगे इसके तहत केवल ग्रामीण सड़क आएंगे ना। अब वो चीज बहुत जायज इसलिए लिखवा नहीं रहा, लेकिन कई परीक्षाओं में पूछा गया है सिर्फ क्या आएंगे तो ग्रामीण सड़क। केंद्र का काम होता है नेशनल हाईवे। जैसे यहाँ रिंग रोड नंबर 2 और रिंग रोड नंबर 1 का कार्य कौन देखेगा तो सड़क वाला परिवहन मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI देखे होंगे। लेकिन स्टेट हाईवे किसके अंतर्गत, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, समझ रहे हैं। तो ये जो ग्रामीण वाला भी दे देते तो कर ही नहीं पाता, क्योंकि ग्रामीण की संपूर्ण इकाई किससे जुड़ी हुई है, राज्य से जुड़ी हुई है। और ये जो रोड बनेंगे सब चीज़ों को ध्यान में रखकर बनेगा, तो इसीलिए इसको रोड को नहीं दे सकते हैं। और मुख्यतः जो केंद्र वाला रोड वाला मंत्रालय वो नेशनल हाईवे का काम करेगा। वो उसके पास पहले भी इतना काम है, उसके पास IWAI वाला होएगा, समझ रहे हैं, जल मार्ग प्राधिकरण वाला होएगा, समझ रहे हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको कौन सा अभिकरण करेगा तो छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क अभिकरण, और ये छत्तीसगढ़ में किसके तहत कार्य करेगा तो पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के तहत कार्य करेगा। ठीक, देख लेते हैं कोई चीज छुट्टी होगी तो। और तो इसमें आप लोग इतनी चीजें ध्यान रखेंगे। और अभी लिख लेंगे आप लोग छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़े, छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़े, छत्तीसगढ़ से संबंधित आंकड़े। हो गया, हुआ। ऐसे 2 कॉलम बनाना बच्चों, एक तरफ स्वीकृत, अभी तक जो स्वीकृत किए गए हैं, और दूसरी तरफ जो पूर्ण कर लिए गए हैं।
दूसरी तरफ जो कार्य पूर्ण हो गए हैं। समझ रहे हो ना दोनों में अंतर? ठीक, एक कॉलम पहला वाला क्या होएगा, स्वीकृत का, तो इसमें पहला हिस्सा बनाना सड़क का, 1 नंबर किसका, सड़क की संख्या, सड़क संख्या कितने सड़क लिए गए हैं। ठीक, तो पहले में लिखेंगे 8539 सड़क स्वीकृत किए गए हैं, 8539, जिसमें से 31 दिसंबर 2022 तक 8104 रोड कंप्लीट कर लिए गए हैं। 8104 रोड कितने स्वीकृत हैं, 8539, कितने कंप्लीट कर लिए गए हैं, 8104। देखते हैं लंबाई, अब इस सड़कों में टोटल कितनी लंबाई रोड बनी, दोनों में तो अंतर समझ रहे हो ना। अब कितनी लंबाई की, तो टोटल लंबाई अगर ये पूरा स्वीकृत था 45,524 किलोमीटर की लंबाई बननी थी। अगर इतना रोड बनता तो कितने किलोमीटर की रोड हो जाती, 45,524 किलोमीटर का। लेकिन अभी ये पूरे के पूरे तो पूर्ण हुए नहीं है, केवल 8104 है, तो यानी ये भी आंकड़ा यहाँ जाकर कम हो जाएगा। तो ये आंकड़ा कितना है, 40,192 किलोमीटर, यानी अभी तक 40,192 किलोमीटर का रोड बन चुका है। छत्तीसगढ़ के आंकड़े हैं। ठीक, आगे पुल कितने बने हैं, वृहद पुल, वृहद जोड़ लेना यहाँ पर, वृहद पुल कितने स्वीकृत किए गए थे, पुल 375 वृहद पुल, लार्ज पुल स्वीकृत किए गए थे 375, जिसमें से 346 निर्मित हो गया है, जिसमें से 346 निर्मित हो गया है। कितनी राशि आनी थी सेंटर से वो देख लेते हैं। तो इन सब के लिए 16,128 रुपए सरकार को, छत्तीसगढ़ सरकार को मिलने थे। हाँ, करोड़, 16,128 करोड़ रुपए, 16,128 करोड़ रुपए। और इसमें से अब तक कितना आ चुका है, तो 14,716 करोड़ रुपए। समझ रहे हैं, इतना डेटा है जो आपके आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है। अभी 31 मार्च को छत्तीसगढ़ सबसे अव्वल नंबर पे है, आपको आंकड़े ही बता रहे हैं, बहुत तेजी से हो रहा है, लगभग टारगेट तक आ चुका है। छत्तीसगढ़ अव्वल नंबर पर है इसमें कार्य करने में, क्योंकि अब सेंटर तो ये कार्य नहीं करते। देखिए, सेंटर की योजनाओं को करता कौन है, राज्य ही। सेंटर बस क्या दे देता है, पैसा। जैसे पढ़ते हैं ना 60-40 90-10, अभी पढ़े थे वाटर शेड में, सामान्य राज्यों के लिए कितने का रेशियो होएगा, 60-40 का, पहाड़ी क्षेत्रों के लिए 90-10 का। तो इसमें सेंटर के पास तो कोई अंग ही नहीं है कि वो लागू करे जमीन पे, उसके पास कोई सिस्टम है क्या, नहीं है ना उसके पास। उसका कोई कार्यालय तो रहता नहीं है जमीनी स्तर पर, सब किसके रहते हैं, राज्य सरकार के। तो केंद्र सरकार बस क्या करती है, उनका फाइनेंशियल टेक्निकल नॉलेज में मदद करती है, तकनीक बताती है, रिसर्च कर कर बताती है, पैसा देती है, मार्गदर्शन करती है। समझ रहे हैं। लेकिन केंद्र के पास कोई ऐसी इकाई नहीं है जिससे वो अपनी योजनाओं को सीधे सीधे लागू कर दे। वो किसकी सहायता लेनी पड़ती है उसको, राज्य सरकार की। तो समझ रहे हैं। तो अभी नए आंकड़े भी आ गए हैं, हमारे जो ग्रामीण विकास मंत्रालय उन्होंने जो मंत्री उन्होंने दिया था, लेकिन हम लोग किस आंकड़ों को लेकर चलेंगे, ये है 31 दिसंबर 2022 तक का। और ये आंकड़े कहाँ के हैं, तो आर्थिक सर्वेक्षण के हैं। अभी मंत्री महोदय जी ने दिया है आंकड़ा, लेकिन उस आंकड़े को नहीं देखेंगे। कहाँ किसको देखेंगे, तो आर्थिक सर्वेक्षण वाले को। ठीक, और चाहे तो आप लोग अपडेट कर सकते हैं, जाकर सर्च करेंगे ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना छत्तीसगढ़, तो नए आंकड़े भी आ जाएंगे। यही दोनों तो याद हो जाएं। समझ रहे हैं। इतना इतना है, टोटल कितने आंकड़े हैं, 8 आंकड़े हैं। समझ रहे हैं। लेकिन अगर अलग अलग पढ़ोगे तो 8 लगेंगे, इसीलिए कैसे पढ़ना है, हाँ ऐसे 1 2 3 तो कितने हो जाएंगे, 4 ही रहेंगे, तो मानसिक वो प्रेशर नहीं आएगा। 8 में ज्यादा लगता है, वो क्रिकेट में होता है, अगर 199 है तो लगता है 200 से कम है, स्कोर बना लेंगे। लेकिन अगर 201 भी हो जाता है तो लगता है शुरू से अरे यार 200 से ऊपर है, हर ओवर 10 रन चाहिए, ऐसा वो मेंटेलिटी का खेल है। समझ रहे हैं।
तो ऐसे ही 8 सोचोगे तो भारी लगेगा। इसीलिए कहते हैं बच्चों जब बड़ा टारगेट अचीव करने जाते हैं ना तो डर लगता है, इसीलिए उस बड़े टारगेट को किस में तोड़ देना चाहिए, छोटे छोटे में तोड़ देना चाहिए, उससे हिम्मत बढ़ जाती है। समझ रहे हैं? क्योंकि तट पर रहकर, तट पर रखकर सोचने से कभी नदी पार नहीं की जा सकती, कदम तो बढ़ाना पड़ेगा और कदम बढ़ाने के लिए साहस चाहिए। तो बेहतर है कि बड़े टारगेट को, जैसे अभी एडीओ वाला है, छोटे छोटे टारगेट में तोड़िए, जैसे इसको पूरा करते जाइए, कॉन्फिडेंस आएगा, फिर आगे वाले को। समझ रहे हैं? जब चीज़ों को बहुत सारा एक बार में सोचोगे पढ़ने का तो क्या लगेगा, अरे यार ये तो बहुत सारा मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन कुछ देर के लिए सोचो, आपके पास केवल क्या है, ग्रामीण विकास का सिलेबस है, इसको पढ़िए, एक कंप्लीट हो जाएगा, फिर किस में आ जाइए, आजीविका में आ जाइए। लेकिन एक साथ अगर सबको सोचेंगे मैं कर लूँ जल्दी जल्दी, तो फिर तो मुश्किल है, लगता है कि नहीं हो पाएगा। पीएससी में किसी को पहले दिन आके बता दो कि 15-20 सब्जेक्ट हैं, वापस दूसरा दिन से आएगा ही नहीं वो। समझ रहे हैं? कौन सा वाला? ये पूर्ण कर लिए गए हैं, रोड बन गए हैं, ये रोड बन गए हैं। कितने रोड स्वीकृत हुए थे? 8,539, 8,104 रोड छत्तीसगढ़ सरकार ने बना लिया है। तो हाँ, पूर्ण कर लिए गए हैं, ये जमीन पर आ चुके हैं, ये अभी ऑन पेपर है। जैसे गौठान में पढ़ते होंगे कि 10,000 से अधिक गौठान स्वीकृत किए गए हैं, लेकिन अभी गौठान 8,000 ही बने हुए हैं। तो वैसे ही है, ये स्वीकृत है कि इतना स्वीकार किया गया है, लेकिन अभी इतने में से इतना हो पाया है। और जैसे जैसे काम होता जाता है वैसे वैसे पैसा आता जाता है। जैसे जैसे काम होएगा तो कॉन्ट्रैक्टर दावा करेगा स्टेट गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट उसको आगे बढ़ाएगी, फिर केंद्र से फंड आएगा। समझ रहे हैं? जैसे कोई सरकारी ठेका लेता है तो पैसे एक बार में नहीं देती है सरकार, एक चरण पूरा होएगा, उसके लिए तुम आवेदन करोगे तो फिर उसका पैसा आएगा। तो इससे सरकार को भी आसानी कि एक बार में नहीं देना पड़ रहा है, और कॉन्ट्रैक्टर वाले को भी, उसको हर स्टेज में काम कर रहा है उसको पैसा मिल जा रहा है। अब उसके पास अगले स्टेज का पैसा आ गया लगाने के लिए, उसमें से कुछ बेनिफिट हो जाएगा उसका। समझ रहे हैं?